के साथ शिखा शर्मा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बीच नई पाबंदियां लागू की गई हैं। आपको बता दें कि डीडीएमए ने सख्त पाबंदियां लागू की हैं, लेकिन लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन ये पाबंदियां काफी सख्त हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में जैसी पाबंदियां लगी हैं वो एनसीआर के दूसरे शहरों में भी लगाई जाएं। अगर दिल्ली में मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस लहर का कहर सबसे ज्यादा बुजुर्गों और बीमारों पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर तेज होती जा रही है। पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को जो आंकड़ा आया वो चिंता पैदा करने वाला है। ये आंकड़े पिछले 24 घंटे के हैं। मंगलवार को दिल्ली में 21,259 नए मामले सामने आए। मंगलवार को कोरोना से 23 लोगों की मौत हो गई। पॉजिटिविटी रेट 25.65% रहा। दिल्ली में इन बढ़ते आंकड़ों की वजह से डीडीएमए ने नई पाबंदियों का ऐलान किया है, जो मंगलवार से लागू भी हो गई हैं। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन नए नियम काफी कुछ लॉकडाउन जैसे ही हैं। दिल्ली में अब रेस्टोरेंट, बार पूरी तरह से बंद हैं। प्राइवेट दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। स्कूल कॉलेजेस पहले से ही बंद हैं। बेवजह घर से ना निकलने को कहा गया है। किसी भी तरह के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की इजाजत है। दिल्ली में हर 4 में से 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। दिल्ली में बेतहाशा बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्ती और बढ़ा दी है। डीडीएमए के तहत जारी गाइडलाइन में दिल्ली सरकार ने ये जारी किया है कि अब प्राइवेट जो कार्यालय हैं, जो ऑफिसेज हैं, वो पूरी तरह से बंद रहेंगे, यानी उनके कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और दूसरी तरफ जो रेस्टोरेंट और बार को 50% की क्षमता के साथ खोलने का आदेश दिया गया था, उसे भी वापस लिया गया है। अब रेस्टोरेंट टेक अवे होंगे, यानी कि आप ऑर्डर दे सकते हैं, होम डिलीवरी की मांग कर सकते हैं, या वहां से जाकर के पैक भोजन ले सकते हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, सख्ती धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हम आपको बता दें कि आज भी 19,000 से ज़्यादा मामले 24 घंटे के अंदर आए हैं, जो ये बताता है कि वाकई बहुत तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है। दिल्ली में 25% की जो इन्फेक्शन दर है, उससे ये बात सामने आती है कि दिल्ली का हर चौथा व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। एनसीआर में भी लगेगी दिल्ली जैसी पाबंदी। दिल्ली में दूसरे शहरों के लोगों का आना जाना बड़ी संख्या में होता है। दिल्ली से सटे 4 शहर गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में भी आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि जो पाबंदी दिल्ली में है, उन्हें एनसीआर में भी लागू की जाए। केंद्र सरकार से अपील करूंगा, डीडीएमए की बैठक में भी जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली के अंदर केवल रेस्ट्रिक्शंस लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे एनसीआर को कवर करना पड़ेगा। और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो पूरे एनसीआर के अंदर इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को करवाएंगे। हालांकि नई पाबंदियां लगने से कारोबारियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल्स के बिजनेस में जो लोग हैं, उनका कहना है कि पिछले 2 साल में उन्हें काफी नुकसान हुआ है और अब फिर से बंद होने के चलते उनके सामने अपने कर्मचारियों को सैलरी देने की भी दिक्कत हो जाएगी। इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्टेड है। पिछले 2 साल से पूरे हिंदुस्तान के 25% रेस्टोरेंट परमानेंटली बंद हो चुके हैं। हमारी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है अथॉरिटी से कि अगर हॉस्पिटलाइजेशंस और डेथ्स नहीं बढ़ रही हैं तो प्लीज़ ये लॉकडाउन्स इम्पोज ना करें, क्योंकि इनकी इम्पोजिशन से जो हमारी इंडस्ट्री है, जो भी बैरली सर्वाइव करने की कोशिश कर रही थी, शायद मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी, वो फिर से पूरा वापस धकेली जाती है। 2 ईयर से बैंक्वेट इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है। हमारे जितने सीजन थे फ्लॉप हो चुके हैं। सब कुछ होने बस काम नहीं है। हम 2 साल से सब कुछ दे रहे हैं पर हमें बिजनेस नहीं आ रहा। जो हमारा स्टाफ है उनको भी हमने बोला कि जस्ट लाइक इफ यू वांट टू गो टू योर होम टाउन, यू कैन गो टू योर होम टाउन, इन केस यू वांट टू स्टे, आप रह सकते हो। डीडीएमए के इस दोनों निर्णय से व्यापार का एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित होने वाला है। यदि हम प्राइवेट ऑफिसेज की बात करें तो दिल्ली में लगभग 3 लाख से ज़्यादा प्राइवेट ऑफिसेज काम कर रहे हैं, जिसमें व्यापारियों के भी ऑफिसेज हैं और अन्य प्रोफेशनल्स के भी ऑफिसेज हैं। ये ऑर्डर आने के बाद में वो सारे ऑफिसेज बंद हो जाएंगे। बढ़ रहा है मृतकों का आंकड़ा। 24 घंटे में 23 मौत। दिल्ली में मंगलवार को जो आंकड़ा सामने आया, उनके मुताबिक 23 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान चली गई, जबकि इससे पहले इसी महीने में 53 लोगों की मौत हुई थी। यानी मृतकों का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। बुजुर्गों पर भारी तीसरी लहर।
दिल्ली के आंकड़ों से एक बात और सामने आ रही है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर बुजुर्ग और बीमारियों से पीड़ित लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि 5 जनवरी से 9 जनवरी के बीच दिल्ली में जान गंवाने वाले 40 लोगों में से 34 को कैंसर, हार्ट या लीवर की बीमारियां थीं। 25 मरीजों की उम्र 60 से ज्यादा और 14 की उम्र 41 से 60 के बीच थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के मुकाबले अगर मुंबई में देखा जाए तो नए केसों में कमी आ रही है। आज की अगर बात करें तो मुंबई में 11,000 केस सामने आए हैं। बाकी के राज्यों में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक्टिव केस की अगर बात करें तो 1 लाख से पिछले 11 दिन में 1 लाख से 8 लाख तक हो गए हैं। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुंबई से थोड़ी राहत भरी खबर आई है। यहां पिछले कुछ दिनों से नए संक्रमण के आंकड़ों में कमी आई है। कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। मंगलवार को मुंबई में 11,647 केस सामने आए। 2 लोगों की मौत हुई। पॉजिटिविटी रेट करीब 20% रहा। मुंबई में आज तकरीबन 11,000 से ज़्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। ये जो आंकड़ा है वो पहले के 20,000 आंकड़े से काफ़ी कम है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों में 3 दिन तक लगातार 20,000 से ज़्यादा कोविड के केसेस सामने आए थे मुंबई में, जिसके चलते हमने ये देखा था कि महाराष्ट्र में एक रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए थे। कल से जो है ये रेस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट किए गए हैं महाराष्ट्र और मुंबई में, जहाँ पे फिर वो सैलून्स हो, स्पा हो, वहाँ पे 50% कैपेसिटी से ऑपरेट करना है। उसके अलावा जो है आज हमने देखा कि खुद BMC के म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कहा है कि 30% पॉजिटिविटी रेट से अब मुंबई 20% पॉजिटिविटी रेट पे आ गया है, क्योंकि हमने देखा था कि तकरीबन 13,000 की केसेस के बाद आज 11,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 3 दिन के अंदर मुंबई में नए केस काफी कम हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर के बीच ये थोड़ी राहत भरी खबर है। रविवार को मुंबई में कोरोना के कुल 19,474 नए मामले सामने आए थे। सोमवार को कोरोना के 13,638 मामले सामने आए, जबकि मंगलवार को 11,647 मामले सामने आए। आज एक दिन में तकरीबन 800 से ज़्यादा बेड ऑक्यूपाई हुए हैं मुंबई में, लेकिन जो केसेस है उसकी एक गति अभी धीमी पड़ रही है। लेकिन BMC अभी भी सतर्क है। उन्होंने ये कहा है कि अभी और 15 दिन तक वो मॉनिटर करेंगे ये केसेस को, क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शंस लगने के कारण भी ये केसेस गिर सकते हैं, जिसके चलते हुए अब जो है फरवरी 15 तक ये जो रेस्ट्रिक्शंस है वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे महाराष्ट्र में, जो कल से इम्प्लीमेंट किए गए हैं। फिर भले वो जिम्स हो, सैलून्स हो, स्पा हो या फिर मॉल्स हो, वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन के चलते लोगों को गैदरिंग नहीं करनी है और 50% कैपेसिटी से ऑपरेट करना है। यहाँ तक कि जो ऑफिसेज है वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। मुंबई में भले ही आंकड़े पिछले 2 दिनों में कम हुए हों, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में आंकड़े डराने वाले हैं। कश्मीर से केरल तक कोरोना फैला हुआ है। इसके चलते एयरपोर्ट से लेकर बाजारों तक कड़ाई बरती जा रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना के मामलों पर रोक लग सके। पिछले 3 दिनों की बात करें तो 2000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जो दूसरी कोरोना की लहर में के बाद सबसे ज़्यादा मामले हैं। इस वक्त हम जम्मू एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और जैसे ही जम्मू एयरपोर्ट पर कोई भी विमान जो है वो लैंड करता है, सबसे पहले लोगों को जो टेस्टिंग जो है वैक्सीनेशन वो यहाँ पर चेक किया जाता है। गौरव से कहूँगा आपको दिखाएं कि जो भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनका डबल डोज वैक्सीनेशन जो है उसे चेक किया जा रहा है, जिसके बाद ही उन्हें यहाँ जाने की इजाज़त दी जाएगी। जो प्रोटोकॉल जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से सेटअप किया गया है उसमें विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए यहाँ पर जो RT-PCR टेस्ट है वो करवाना आवश्यक है। अगर कोई लोकल ट्रैवलर है तो उसे यहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। डबल डोज वैक्सीनेशन वाले लोगों के लिए यहाँ पर टेस्टिंग जो है उसमें छूट दी गई है, जो कि सरकार के आदेश हैं। और लगातार आप देखिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको यहाँ पर दिखा रहे हैं और उसके बाद ही
उन्हें यहाँ से आगे जाने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। लगातार कड़े कदम सरकार की तरफ से इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को रोका जा सके। हम यहाँ पे 2 किस्म के टेस्ट कर रहे हैं, रैपिड टेस्ट और RT-PCR। जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनका तो ज़रूरी है RT-PCR टेस्ट करना। कुछ अगर कोई जो डोमेस्टिक ट्रैवलर हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि हमने कराना RT-PCR, तो हम उनका भी कर देते हैं। कोरोना को लेकर बिल्कुल भी ढिलाई बरतना महंगा पड़ सकता है। कोरोना का संक्रमण देश में कितनी तेजी से बढ़ा है वो इन आंकड़ों से समझिए। 31 दिसंबर को देश में एक्टिव केस 1,04,000 थे, तो 10 जनवरी तक इनकी संख्या 8,10,000 हो गई। देश में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और कहा जा रहा है कि इसकी पीक आना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। इससे सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका नजर आ रहा है, क्योंकि हर दिन रिकॉर्ड मरीज सामने आ रहे हैं। पिछली लहर के मुकाबले इस बार अमेरिका में ज्यादा केसेस आ रहे हैं, यानी कि कोरोना के सामने सुपर पावर अमेरिका लाचार नजर आ रहा है। अमेरिका में ओमाइक्रॉन अटैक। अमेरिका के अस्पतालों में रिकॉर्ड मरीज। अमेरिका में कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरिएंट का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सुपर पावर देश डेल्टा की लहर में भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था और अब ओमाइक्रॉन की लहर में भी यही हुआ है। अमेरिका में रोजाना लाखों मरीज आ रहे हैं। नए कोरोना मरीजों की संख्या नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सोमवार को देश में 13 लाख से ज्यादा मरीज मिले। अमेरिका में इससे पहले 3 जनवरी को 10,03,000 से ज्यादा नए मरीज मिले थे। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या ने पिछली लहर के पीक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने बताया कि रविवार को देश के अस्पतालों में 1,42,388 संक्रमित भर्ती थे। वहीं पिछली लहर के पीक में 14 जनवरी को 1,42,315 मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए थे। अमेरिका में भर्ती होने वाले ज्यादातर मरीजों की उम्र 60 साल से कम है। अस्पताल में भर्ती कुल मरीजों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो किसी और बीमारी का इलाज कराने पहुंचे थे और जांच के दौरान संक्रमित मिले थे। कोविड-19 ने पिछले 2 साल में जितना कहर बरपाया, उसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर ही पड़ा। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक अमेरिका के 6 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। दुनिया भर के 20% कोरोना केसेस अमेरिका में ही मिले हैं। जनवरी 2020 से अब तक 8,37,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। ये दुनिया में कुल मौत का करीब 15% है। बढ़ते मरीजों से पता चलता है कि अमेरिका में तेजी से फैलने वाला ओमाइक्रॉन कहर बरपा रहा है। अमेरिका इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अमेरिका में जितने मामले सामने आ रहे हैं, उनमें से अधिकतर मामले ओमाइक्रॉन वेरिएंट के ही बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत ने मंगलवार के दिन, आपको बता दें, बहुत बड़ी भारत के हाथ कामयाबी लगी है। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पश्चिमी तट पर नौसेना के लड़ाकू युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम से ब्रह्मोस मिसाइल को दागा गया। आपको बता दें कि भारत के लिए ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मास्त्र की तरह है, क्योंकि ये सीधे निशाने पर जाके लगी। नौसेना के विध्वंसक से चली महाशक्तिशाली मिसाइल, भारत की बढ़ती शक्ति में एक और मील का पत्थर। नौसेना ने किया ब्रह्मोस का परीक्षण, तो उसे सफलता भी। आईएनएस विशाखापट्टनम से चली ब्रह्मोस। देश की पहली स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यानी आईएनएस विशाखापट्टनम से मंगलवार को भारत की सबसे ताकतवर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया।
भारतीय नौसेना के मुताबिक यह परीक्षण पश्चिमी तट के पास समुद्र में किया गया और यह परीक्षण बिल्कुल सफल रहा। ब्रह्मोस मिसाइल के समुद्र में हमला करने वाले वेरिएंट ने अपनी अधिकतम सीमा हासिल की। मिसाइल अपने टारगेट पर गिरी और उसे नष्ट कर दिया। यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि आईएनएस विशाखापट्टनम और ब्रह्मोस दोनों को ही देश में विकसित किया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। इस मिसाइल की रेंज हाल ही में 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर की गई थी। कम दूरी की यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विश्व में अपनी श्रेणी में सबसे तेज गति वाली है। इसके 4 वेरिएंट हैं। इसे पनडुब्बी, पानी के जहाज, विमान और जमीन से छोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल की बड़ी खासियतें आपको बताते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को देश में ही विकसित किया गया है। यह रूस और भारत का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। 21वीं सदी के सबसे खतरनाक मिसाइलों में इसकी गिनती की जाती है। इसमें रैमजेट इंजन लगा हुआ है जो इसकी गति को बढ़ाता है और इसे ज्यादा घातक बनाता है। ये 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ सकती है। इसको दुश्मन के रडार पकड़ नहीं सकते। इस मिसाइल को भविष्य में MiG-29, तेजस और रफाल में भी तैनात करने की तैयारी है। युद्धपोत से लॉन्च किए जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। इस मिसाइल को भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को सौंपा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कल एलएसी पर विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच 14वें दौर की बातचीत होनी है। कोर कमांडर स्तर की ये वार्ता चुशूल मोल्डो में होगी, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने चीन को लेकर एक चिंता जताई है। अमेरिका का कहना है कि ये चिंता का विषय है कि चीन अपने पड़ोसियों को लगातार डराने धमकाने का काम करता रहता है। चीन को लेकर अमेरिका ने अपनी चिंता एक बार फिर जाहिर की है। अमेरिका की इस चिंता का केंद्र चीन का अपने पड़ोसियों के साथ उसका व्यवहार है। अमेरिका का कहना है कि अपने पड़ोसियों को डराने की कोशिश करता है चीन। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी की ये टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में 20 महीने से चल रहे विवाद पर भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की 14वें दौर की वार्ता से पहले आई है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि अमेरिका का मानना है कि क्षेत्र और दुनिया भर में चीन का व्यवहार अस्थिर करने वाला हो सकता है। अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया कि वो अपने साझेदारों के साथ खड़ा रहना जारी रखेगा। चीन का अपने पड़ोसियों के साथ कैसा बर्ताव रहा है, ये दुनिया से छिपा नहीं है। जापान से लेकर ताइवान तक उसका सीमा विवाद है। भारत के साथ एलएसी पर उसने तनाव फैला रखा है। इस बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव खत्म करने की कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की एक और मीटिंग हो रही है। भारत चीन के बीच 14वें दौर की बातचीत 12 जनवरी को मुलाकात। चुशूल मोल्डो में होगी मुलाकात। भारत और चीन के बीच 14वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बैठक 12 जनवरी को होने जा रही है। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि करीब 3 महीने बाद दोनों देशों के बीच ये मीटिंग होगी। बताया जा रहा है कि बातचीत मुख्य रूप से हॉट स्प्रिंग्स इलाके में सैनिकों को हटाने पर केंद्रित होगी। भारत देपसांग बल्ज और डेमचोक में मुद्दों को हल करने समेत बाकी के टकराव वाले सभी स्थानों पर जल्द से जल्द सेना को हटाने पर जोर देगा। बताया जा रहा है कि कोर कमांडर स्तर की वार्ता 12 जनवरी को सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। 13वें दौर की वार्ता 10 अक्टूबर 2021 को हुई थी और उसमें कोई प्रगति नहीं हुई थी। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पेंगोंग झील इलाके में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख की सीमा पर गतिरोध पैदा हो गया था। तब से अब तक 13 दौर की वार्ता हो चुकी है और अब 14वें दौर की वार्ता होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जागते रहो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।